नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सबसे पहली खबर, डायल 112 सेवा के तहत खरीदे गए सैकड़ों नए वाहनों के लंबे समय तक खड़े रहने और पुराने जर्जर वाहनों की मरम्मत कर उन्हें जबरदस्ती उपयोग में लाने की अजीबोगरीब व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है, जिसमें उन्हें ये स्पष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियों में अगस्त 2023 में 40 करोड़ रुपए खर्च कर खरीदे गए 400 नए वाहन 2 वर्षों तक अनुपयोगी खड़े रहे और फिर अप्रैल 2025 में 325 नए वाहन खरीदने के बावजूद थानों को पुराने और मरम्मत किए हुए वाहन क्यों दिए गए। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये पूरा मामला कुप्रबंधन, निविदा प्रक्रिया में अनिर्णय और एजेंसी चयन में असमंजस का परिणाम है, जिससे न केवल राज्य सरकार पर लगभग 100 करोड़ रुपए का अनावश्यक वित्तीय बोझ डाला, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी नकारात्मक असर डाला गया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने सरकार से निर्देश लेने के लिए समय मांगा, जिस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने डीजीपी को निर्देशित किया कि वे हलफनामे में विस्तार से बताएं कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसके लिए कौन कौन से प्रशासनिक निर्णय जिम्मेदार है, आगे वाहनों का बेहतर उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू चौक पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने मामूली विवाद के चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति से बेरहमी से मारपीट की। वायरल हुए वीडियो में एक युवक बुजुर्ग का कॉलर पकड़कर उसे सड़क पर घसीटते हुए साफ दिखाई दे रहा है। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ सोमवार 22 सितंबर से हो गया है। आमतौर पर ये पर्व 9 दिनों तक चलता है, लेकिन इस बार 70 साल बाद विशेष महासंयोग बना है। आप सभी को बता दें, ज्योतिषाचार्य पंडित गिरिजेश कुमार द्विवेदी ने ये बताया कि तिथियों के विशेष संयोग के चलते इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक मनाई जाएगी। 25 और 26 सितंबर दोनों दिन चतुर्थी तिथि पड़ने से नवरात्रि का अंतिम दिन एक और बढ़ गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिथियों की वृद्धि अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि देवी की पूजा जितने अधिक दिनों तक की जाए उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। इस बार 10 दिनों तक माता की उपासना से श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का अवसर मिलेगा। पंडितों का कहना है कि ये महासंयोग बहुत ही दुर्लभ है और लंबे समय बाद इसके दर्शन हो रहे हैं। ये 70 साल बाद जो है ऐसा मुहूर्त आया है कि जो कि 10 दिन की नवरात्रि है। कभी नवरात्रि 8 दिन की भी होती थी, कभी 9 दिन की भी होती थी, लेकिन इस बार जो 10 दिन की है, चतुर्थी जो है 2 दिन पड़ रहा है। दूसरी बात, माता जी जो है हाथी पर बैठ कर के आ रही हैं, जो कि आकाश जो है वृष्टि होती रहेगी और इस बार जो है वृष्टि भी बहुत हुई है, वर्षा भी बहुत हुई है। और जाएंगे तो क्या कहते हैं, गुरुवार को जा रही हैं, विसर्जन जो होता है दशहरा के दिन। तो माता जी इसमें व्यापारियों को सबसे बड़ा लाभ होगा, धन धान का जो है बरसात होगी इस बार जो है। और उसके बाद जो है यहाँ पर घर में सुख समृद्धि भी बनेगी। सभी लोग माताएं का जो है आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सुख समृद्धि भी बनेगी और इससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। जो जन हैं, व्यापार है, नौकरी वाले, सब जितने भी हैं सबको लाभ मिलेगा, माता जी के आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर बिलासपुर पुलिस ने बच्चों के लिए विशेष चेतना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आओ सवारी कल्पना कार्यक्रम में बच्चों को खेल, मनोरंजन और शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इसमें पारंपरिक खेलों के माध्यम से नई पीढ़ी को सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने के साथ ही टीम वर्क, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जा रही है। बच्चों के आत्मविश्वास और सामाजिक सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए पुलिस ने इस अभियान को व्यापक रूप दिया है। इसी क्रम में निःशुल्क कंप्यूटर क्लास का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 30 बच्चों ने पंजीयन कराया है। उन्हें 1 माह तक निःशुल्क डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पहल बच्चों को रोजगार
प्राप्त कराएगी और स्वरोजगार के अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अभिभावकों ने भी इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा है कि बिलासपुर पुलिस का ये कदम बच्चों के सर्वांगीण विकास और उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। खेल, शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण का ये संयोजन निश्चित ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगा। बिलासपुर पुलिस के द्वारा एसएसपी सर के निर्देश पे यहाँ चेतना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आओ सवारी कल अपना, जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा से जोड़कर, खेल कूद से जोड़ कर के आगे बढ़ाने का, उनके दक्षता के विकास का प्रयास किया जा रहा है। उसी तारतम्य में एक निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग अभी 30 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जो कि एक माह के कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ट्रेनिंग ले रहे हैं निःशुल्क रूप से। इसमें समाजसेवी संस्थाओं, जीवधरणी फाउंडेशन के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। ये कंप्यूटर सेंटर में निःशुल्क ये लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अलग अलग मंथली जो है बैचेस चलाए जाएंगे, जिसमें कि विशेष रूप से बालिकाएं, अभी पूरी 30 बालिकाएं हमारे इस सेंटर में हैं और लगातार इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बिलासपुर में सड़क हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह ने मंगलवार को जिले के सभी अधिकारियों की अहम बैठक ली। इस बैठक में आवारा मवेशियों को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साफ कहा है कि सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार पशु मालिकों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में हादसों में जो मारे गए मवेशियों के मामलों पर कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो तुरंत पेश की जाए। कलेक्टर ने ये भी कहा कि ज्यादातर हादसे रात 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच होते हैं, इसलिए इस समय गश्त और भी ज्यादा तेज की जाए। निर्देश के अनुसार यदि झुंड में मवेशी सड़क पर बैठे मिले तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और उनके मालिकों की पहचान कर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। अब तक लगभग 1 दर्जन पशु मालिकों पर अपराध दर्ज हो चुका है। कलेक्टर ने ग्रामीणों और कोटवारों की मदद से मवेशियों की पहचान करने और मालिकों को जिम्मेदार बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, जनपद पंचायत, सीएमओ और संबंधित विभागों को जिम्मेदारी देकर सड़क हादसों को रोकने के लिए काम करने को कहा। प्रदेश के शहर कस्बों में गलियां और सड़कें अब और भी ज्यादा रोशन होंगी। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को बड़ा तोहफा देते हुए स्ट्रीट लाइटिंग यानी प्रकाश की व्यवस्था के काम के लिए पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नए आदेश में कहा है कि अब पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि की वार्षिक पात्रता राशि का अधिकतम 25% हिस्सा प्रकाश व्यवस्था पर खर्च किया जा सकता है। विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि निधि से किए जाने वाले कार्यों में प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल किया जाए। विभाग ने इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया है। हाल ही में नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर के नगरीय निकायों को कुल 102,97,50,000 रुपए की पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि जारी की है। इसमें 72,33,75,000 रुपए पार्षद निधि और 30,63,75,000 रुपए महापौर, अध्यक्ष निधि के रूप में आवंटित किए गए हैं। सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि प्रदेश के शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोशनी बढ़ेगी और लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। नवरात्रि का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बिलासपुर में रेलवे क्षेत्र का इकलौता सार्वजनिक बाराखोली स्थित दुर्गा धाम स्थानीय लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। बाराखोली स्थित दुर्गा धाम की स्थापना वर्ष 1995 में नवरात्रि के अवसर पर की गई थी। शुरुआत में यहां अस्थायी रूप से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन भक्तों को इससे गहन सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ और लोगों ने मिलकर स्थायी मंदिर निर्माण का निर्णय लिया। स्थानीय निवासियों का मानना है कि मंदिर की स्थापना के बाद रेलवे क्षेत्र में दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आई। पहले यहां अक्सर हादसे होते थे, लेकिन मां दुर्गा की कृपा से ऐसी घटनाएं लगभग समाप्त हो गई। श्रद्धालु इसे देवी मां की विशेष कृपा मानते हैं। कई भक्तों ने ये भी बताया कि नियमित पूजा अर्चना करने से उन्हें रेलवे में नौकरी और जीवन में सफलता प्राप्त हुई। यही कारण है कि इस मंदिर से रेलवे क्षेत्र के लोग गहरी आस्था और विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। स्थापना से पहले यहाँ बहुत दुर्घटनाएं होती थी। स्थापना होने के बाद वो सब होना रुक गया। और
अभी 3-4 सालों से हम लोग ऐसे डेकोरेट वगैरह अच्छे से करके और बहुत अच्छे से मनाते भी हैं। और पूरा इसमें पूरे यहाँ के लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं रेलवे के नौकरी और बहुत मतलब सब सफल लोग हैं, मतलब सफल हो गए यहाँ जितने भी लोग सेवा वो किए ना, सभी सफल हो गए। नवरात्रि में बहुत जोरदार एकदम श्रद्धालुओं का बहुत भीड़ भाड़, सभी अच्छा दूर दूर से आते हैं लोग और बहुत दूर दूर इनका मतलब ज्योति भी बहुत दूर दूर जलता है यहाँ से। बाराखोली क्षेत्र में स्थित ये सार्वजनिक दुर्गा मंदिर नवरात्र के दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इन पावन दिनों में यहाँ भव्य पूजा पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन कर जीवन में शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विशेषता ऐसी है कि इसे 1995 में इनको यहाँ मंदिर को बनाया गया और बैठाया गया है। ये मूर्ति जो लाए हैं उडगन से लाए थे, बिल्हा से, और इससे पहले जो है दुर्गा माँ के बैठता रहा 9 दिन तक का, वो बैठना बंद हुआ, उसके बाद से मंदिर को स्थापित किया गया है। हाँ। अभी मंदिर में बहुत भीड़ रहता है, शाम के बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोग आते हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा ही रहता है। और मंदिर की सत्यता भी ऐसी है कि यहाँ से कोई एक्सीडेंट जो होता रहा वो अब नहीं होता है, मतलब यहाँ होता भी है तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं लगता है उनको। रेलवे परिक्षेत्र में सिर्फ दुर्गा माता जी का एक ही मंदिर है और कहीं नहीं यहाँ, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ बहुत आते हैं। स्थानीय लोगों और मंदिर पदाधिकारियों ने रेलवे प्रशासन से इस मंदिर की व्यवस्था और सुविधाओं को और बेहतर बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये केवल पूजा का स्थान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आस्था और विश्वास का केंद्र है। नवरात्रि के पावन अवसर पर ये दुर्गा धाम बिलासपुर वासियों के लिए आध्यात्मिक शक्ति और धार्मिक एकता का प्रतीक बन गया है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर हाई कोर्ट में मेंटल हॉस्पिटल की खस्ताहाल व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। शासन की ओर से यह दलील दी गई कि अस्पताल में पाई गई खामियों को दूर करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब सिर्फ हलफनामा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये बताया जाए कि अब तक कौन कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव और कोर्ट कमिश्नर ने मेंटल हॉस्पिटल का निरीक्षण कर जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें कई गंभीर अव्यवस्थाओं और लापरवाहियों का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और अन्य जरूरी जांच मशीनों की सुविधा तक नहीं है, जिससे मरीजों को सिम्स अस्पताल रेफर किया जाता है, जिससे परिजनों और स्टाफ दोनों को ही भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा था कि हालात इतने गंभीर है कि अब अधिकारियों के हलफनामों से बदलाव नहीं आएगा। इस बार कोर्ट ने सीधे तौर पर अधिकारियों से सवाल करते हुए निर्देश दिए कि मरीजों की जांच और इलाज की समुचित व्यवस्था मेंटल हॉस्पिटल परिसर में ही सुनिश्चित की जाए और अगली सुनवाई में अब तक की गई ठोस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट पेश की जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि पूर्व में दाखिल शपथ पत्र के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जाए और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से ये बताया गया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में राज्य सरकार की एक समिति ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को संशोधन मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था, जिस पर CECB ने 13 अगस्त 2025 को प्रारूप तैयार कर आवास एवं पर्यावरण विभाग को भेजा। इसके बाद 14 अगस्त को समिति ने मसौदे की समीक्षा की और विभिन्न विभागों से 15 सितंबर की बैठक में अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने को भी कहा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1985 के अधिनियम में हो रहे संशोधन ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुरूप किए जा रहे हैं और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन नियमों का पूर्णतः अनुपालन हो। शासन के शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ये मसला
फिलहाल गृह विभाग के विचाराधीन है और उसी के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की है और तब तक की गई प्रगति की विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। बहुचर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि पत्रकार की हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। सुरेश चंद्राकर और उसके भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर मुकेश चंद्राकर की हत्या की साजिश रची। पत्रकार मुकेश ने सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता को उजागर करते हुए कई खबरें प्रकाशित की थी, जिससे सुरेश चंद्राकर और उसके परिवार को सार्वजनिक रूप से बड़ी किरकिरी झेलनी पड़ी। इसी रंजिश में हत्या की आशंका को आधार बनाते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के बाद 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में संलिप्तता स्पष्ट है, इसलिए सुरेश चंद्राकर को जमानत नहीं दी जा सकती। दुर्ग के बहुचर्चित अपहरण और फिरौती के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्र कैद और जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है। मामला 13 जुलाई 2015 का है, जब आरोपियों ने मकान दिखाने के बहाने से अमित गोयल का अपहरण कर लिया था और उसके परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस की तत्परता से अमित को उरला रायपुर रोड पर छुड़ाया गया। इसके बाद आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से नकदी व सोने के जेवरात भी बरामद किए गए थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित अमित गोयल ने 8 से 9 घंटे आरोपियों के साथ बिताए, जिससे उनकी पहचान में कोई संदेह नहीं है। कोर्ट ने इस गंभीर अपराध को देखते हुए साफ कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364A के तहत दी गई सजा में कोई कटौती नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति रजनी दुबी के अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें अपहरण, फिरौती और पीड़ित की जान को खतरे में डालने जैसे गंभीर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सख्त रुख अपनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पकड़े गए चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय मिश्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में हुई। संजय मिश्रा को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने करीब 2 महीने पहले गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने FL10 लाइसेंस के नाम पर फर्जी नेक्स्ट जेन पावर कंपनी बनाकर शराब घोटाले से जुड़े लेन देन में भारी हेराफेरी की थी। EOW का दावा है कि इस फर्जी कंपनी के माध्यम से करोड़ों की रकम इधर उधर की गई और शराब कारोबार से जुड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की गई। CA संजय मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव और गगन तिवारी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि संजय मिश्रा का सीधा संबंध घोटाले की मुख्य योजना से नहीं है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत देने का आदेश जारी किया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।